नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। पहले हम देख चुके हैं कि जो पाषाण काल है इसको तीन भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया था। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो यहाँ पर ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है ये अलग काल है, और ये जो मध्य पाषाण काल है ये अलग काल है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों की टाइमलाइन हमने देख ली है। ठीक है। देखिए, हमारे जितने भी लेक्चर होंगे हिस्ट्री में, ये सारे लेक्चर तीन बड़ी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूपीएससी के लिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। देखिए, पाषाण काल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाषाण काल का विभाजन किस प्रकार से किया गया था। 1864 में जॉन लुबोक ने अपनी पुस्तक जो प्री हिस्टोरिका टाइम्स थी, इसमें पाषाण काल को दो भागों में बांटा था जॉन लुबोक ने, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ पर उसने मध्य पाषाण काल नहीं लिखा था। मध्य पाषाण काल की जो कैटेगरी है वो नहीं बनाई थी। लेकिन बाद में और इतिहासकार आए और उनको ऐसे साक्ष्य मिले जो ना तो पुरापाषाण काल से संबंधित थे ना नवपाषाण काल से संबंधित थे। कहीं इनके बीच की अवस्था उनको प्राप्त हुई, तो उन्होंने एक नई कैटेगरी बना दी, एक नया वर्गीकरण कर दिया और उसको बोला मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल नाम देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही है वो है C.L. कार्लाइल। ठीक है। तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल की टाइमलाइन आप देखेंगे तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का बीच का जो समय है ये मध्य पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल का पूरी जो टाइमलाइन है वो कितनी है? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये पाषाण काल है। और उसमें भी 10,000 से 4,000 के बीच का जो समय है ये मध्य पाषाण काल है। ठीक है। तो ये आज की हमारी हेडिंग रहने वाली है। ये आपको हेडिंग लगा लेनी है, मध्य पाषाण काल, जिसको मीसोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं या मीसोलिथिक एज भी जिसको कहा जाता है। तो मीसोलिथिक वर्ड आपको याद रखना है। पीलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल। ठीक है, जो कि हम कल समझ चुके हैं। मीसोलिथिक मध्य पाषाण काल। मीसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल। अब मीसोलिथिक एज में जो मानव था, आपको पता होगा, मीसोलिथिक एज में जो मानव था वो आखेटक और पशुपालक की भूमिका में अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। पूरा पाषाण काल में हमने देखा, पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो आखेटक तो कर ही था, यानी कि शिकार तो वो करता था। शिकार के अलावा वो संग्राहक भी था, यानी कि जंगली जो उत्पाद हैं उनका संग्रहण किया करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में ये हुआ कि मानव शिकार तो कर रहा है, लेकिन इसके अलावा वो अब पशुओं को पालने लगा है। ठीक है। तो वो पशुपालक की भूमिका में आ चुका है। तो मध्य पाषाण काल की टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। मानव किस प्रकार की भूमिका में अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, किस प्रकार से जीवन निर्वाह कर रहा था, तो वो विशेषता आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत बार सीधा सीधा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मध्य पाषाण काल जो है ये पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की एक संक्रमण अवस्था है। 1867 की बात करें तो 1867 में C.L. कार्लाइल को मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर में एक स्थान है जिसका नाम है मोरहना। ठीक है। इस मोरहना से उनको कुछ ऐसे उपकरण मिले जो ना तो पुरापाषाण काल से संबंधित थे और ना ही नवपाषाण काल से संबंधित थे। इसलिए इनको एक अलग वर्ग में रखा गया जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक। तो मध्य पाषाण काल को सर्जित करने में या मध्य पाषाण काल की जो नई कैटेगरी बनाने में भूमिका किसकी रही है? C.L. कार्लाइल की। अच्छा, पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किसने किया था? जॉन लुबोक ने। मध्य पाषाण काल, ये जो वर्ग बनाया गया है ये किसके द्वारा बनाया गया है? C.L. कार्लाइल द्वारा।
तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, इतिहास में जो फैक्ट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ठीक है, कंसेप्ट तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा आपको फैक्ट भी पता होने चाहिए। तो मध्य पाषाण काल के बारे में और चीज़ें देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का जो संबंध रहा है वो होलोसीन युग से रहा है। आपको याद होगा, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल का संबंध कौन से युग से था? तो प्लेस्टोसीन युग से, प्लेस्टोसीन युग से। ठीक है, और ये प्लेस्टोसीन युग वही है जिसमें हिम युग आया था और इसी में आधुनिक मानव या आदि मानव का जन्म हुआ था। ठीक है, जिसको हम होमोसेपियंस बोलते हैं। मध्य पाषाण काल का संबंध किस युग से है? होलोसीन युग से। तो ये युग दो दो तीन युग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। होलोसीन युग में ये हुआ कि जो प्लेस्टोसीन युग में हिम युग आया था वो धीरे धीरे अब उसका प्रभाव कम होता जा रहा था। तो मध्य पाषाण काल तक आते आते हिमयुग का प्रभाव काफी कम हो गया था। तो जलवायु परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था। ठीक है, पहले टेम्परेचर डाउन हो गया था हिमयुग के समय, लेकिन अब मध्य पाषाण काल आते आते टेम्परेचर बढ़ने लगा था। तो जलवायु में परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, गर्मी बरसात जैसे मौसम फिर से मतलब अस्तित्व में आ चुके थे, वनस्पति ग्रो कर रही थी, नदियों का जल स्तर बढ़ रहा था। ठीक, तो इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा था। तो इस जलवायु परिवर्तन के कारण इसका परिणाम ये निकला कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें परिवर्तन आया। पेड़ पौधे अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा बड़े होने लगे, क्योंकि उनको अब धूप गर्मी, ठीक है, ये अच्छे तरीके से मिलने लगी। पानी मिल रहा है बरसात के माध्यम से, नदियों के माध्यम से। ठीक, तो पेड़ पौधे जो है ये वृद्धि कर रहे हैं। जीव जंतुओं में भी काफी परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, मानव जीवन में भी परिवर्तन आ रहा था। अब मानव क्या है, दूर दूर तक वो विचरण कर सकता था, तो नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होने लगा था मानव। तो इस प्रकार से मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, होलोसीन युग में। ठीक है, तो इन सब का परिणाम ये हुआ कि जो मानव था अब वो नई तरीके से सोचने लगा है। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल से वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो उच्च पुरापाषाण काल में हमने देखा कि मानव में जो बौद्धिक क्षमता थी उसका विकास हो चुका था। ठीक है, वो आग का आविष्कार कर चुका था, वो चित्र बनाने लगा था। तो ये सारी जो कला विकसित कर ली थी उन्होंने उच्च पुरापाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में वो 2 कदम और आगे बढ़ चुका था। ठीक है, वो मतलब तकनीकी का विकास करने लगा था। जैसे मछली पकड़ने की कला उसने विकसित कर ली थी, भाला बना लिया था, तीर कमान उन्होंने विकसित कर लिए थे। तो इस प्रकार से वो तकनीकी रूप से भी विकसित होता जा रहा है मध्य पाषाण कालीन मानव। अब तीर कमान बना लिया, भाला बना लिया, तो इसका परिणाम ये हुआ कि अब वो बड़े बड़े जो जानवर हैं उनका शिकार करने लगा। तो बड़े आकार के पशुओं का शिकार करना उसके लिए अब आसान हो चुका था। देखिए, जब मानव बड़े आकार के पशुओं का शिकार करेगा तो उससे ये होगा कि उसके लिए जो खाद्य सामग्री है उसकी उपलब्धता ज़्यादा दिनों तक रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि ये कुछ मानव हैं जो बड़े आकार के पशुओं का शिकार कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, शिकार करके अपने समूह में लेकर के आएंगे। ठीक है, सब लोग मिल करके खाएंगे। तो खाद्य सामग्री की उपलब्धता बढ़ गई एक तो। ठीक है, खाद्य सामग्री की उपलब्धता बढ़ेगी तो धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि अब लोगों के लिए जीवन निर्वाह के लिए उनको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो इजीली बड़े जानवरों का शिकार कर लेते थे और लंबे टाइम तक उसको खाते रहते थे। ठीक है, तो जब ये बहुत सारा मांस इकट्ठा कर लेते थे तो इनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। तो स्थायी जीवन की शुरुआत यहाँ पर मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये सारे जो परिवर्तन है वो आपको मध्य पाषाण काल में देखने को मिलेंगे। मध्य पाषाण काल में जो औजार प्रयोग किए गए थे वो थे तीर कमान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीर कमान का विकास कौन से काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक, शुष्क में पाषाण उपकरणों का प्रयोग ये कर रहे थे। और देखिए, पुरापाषाण काल में हमने पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में हमने देखा कि जो फलक हैं, ठीक है, छोटे और पतले फल्क उपकरणों का या सल्क उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा था उच्च पुरापाषाण काल में।
उससे आगे बढ़ते हुए मध्य पाषाण काल में शुष्क में पाषाण उपकरणों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, इनकी लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती थी। तो देखिए बहुत सारे मतलब बहुत ही छोटे उपकरण होते थे, जैसे स्क्रेपर है, ब्लेड है, भेदनी है। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार के शुष्क में पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा मध्य पाषाण काल में। अब ये जो शुष्क में पाषाण उपकरण है, इनको हड्डियों के साथ जोड़ करके रखा जाता था। लकड़ी है, सींग है, इन सब के साथ जोड़ करके उपयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे हड्डी के साथ पत्थर को आगे जोड़ करके उन्होंने कुल्हाड़ी बना ली, तो इस प्रकार से पाषाण यानी कि पत्थर के जो उपकरण है उनको हड्डी, लकड़ी या सींग को जोड़ करके वो एक प्रॉपर उपकरण बनाते थे। ठीक, पाषाण उपकरणों की बात करें तो पाषाण उपकरण बनाने के लिए उन्होंने कौन से पत्थर का उपयोग किया, तो उन्होंने क्वार्टजाइट का उपयोग किया, चर्ट का, जेस्पर है, फ्लिंट नामक पत्थर है, तो इन सभी पत्थरों का ये उपयोग करते थे। तो औजार आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, किस प्रकार के औजार बना रहा था मध्य पाषाण कालीन मानव। औजार निर्माण में कौन सी तकनीकी का प्रयोग करता था, तो ये तकनीकी जो है वो इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग फ्लेकिंग तकनीकी, ठीक, दबाव तकनीकी और घात प्रतिघात तकनीक, ये 3 ऐसी तकनीकें जिनका प्रयोग मानव उपकरण बनाने में कर रहा है, पाषाण उपकरण बनाने में कर रहा है। जैसे घात प्रतिघात मतलब कूट पीट के, ठीक है, पत्थर को दूसरे पत्थर से मार मार के उसको आकार दिया जाता था। ठीक है, दबाव तकनीकी भी सेम ही है कि उस पर मतलब पत्थर पर दबाव डाल करके उसको तोड़ा जाता था, फिर छोटे आकार में उसको परिवर्तित किया जाता था। तो ये सारी तकनीकी सेम ही है, बस थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है। फ्लोटिंग फ्लेकिंग तकनीकी, दबाव तकनीकी, घात प्रतिघात तकनीकी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो तकनीक है उनका प्रयोग करके मानव शुष्क में पाषाण उपकरण बना रहा था, मध्य पाषाण कालीन मानव। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। औजार आपको ध्यान में रखने, औजार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी लेवल के एग्जाम हो, इवन छोटी जो एग्जाम होती है वहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जो रेलवे है, पुलिस है, तो इन एग्जामों में आप देखेंगे कि सीधे जो फैक्ट है वो पूछे जाते हैं कि तीर कमान का विकास कौन से काल में हुआ था। ठीक, आग का विकास कौन से काल में हुआ था। तो इस प्रकार के सीधे सीधे फैक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं छोटी एग्जामों में। बड़ी जो एग्जाम होती है वहाँ पर कॉन्सेप्ट बदलते नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है। मध्य पाषाणकालीन स्थलों की अगर बात करें तो बागोर इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका ये भी मध्य प्रदेश में, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, लेखनिया उत्तर प्रदेश में है, महादहा, दमदमा, सराय नाहर, लंगनाज, भीर भानपुर। ठीक है, तो ये जो सारे स्थल हैं, ये इनका संबंध कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल से रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तो दूसरे पाषाण काल से नहीं होगा। ठीक है, इनमें बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जैसे चौपानी मांडो है, दमदमा है, महादा है, तो इनका नौ पाषाण काल से भी इनका संबंध रहा है। ठीक है, तो एक एक स्थल को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, बाकी को हम नौ पाषाण काल में भी समझेंगे। ठीक है, बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है बागोर। ये बनास नदी की एक सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं कोठारी नदी। तो बागोर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो बागोर कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है। बागोर की खोज, ठीक है, बी.एन. मिश्र द्वारा की गई थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा 1967 से 69 के बीच में ये खोज की गई है, उत्खनन किए गए हैं। ठीक, यहाँ से कसाई खाने का साक्ष्य हमको मिला है। एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर सामूहिक रूप से पशुओं को काटा जाता था। ठीक है, उसको कसाई खाना बोलते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बागोर से मिलते हैं, जैसे कुत्ते के साक्ष्य। ठीक है, सबसे पहले जो जानवर को पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं अपने को, राजस्थान के बागोर से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी एग्जामों में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बागोर से सिलबट्टा मिला है, आटा चक्की के साक्ष्य मिले हैं, एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बागोर के बारे में। ये चीज समझ में आई।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आदमगढ़ की बात कर लेते हैं। आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। आदमगढ़ की खोज 1922 में मनोरंजन घोष द्वारा की गई थी, लेकिन जो उत्खनन कार्य है वो 1964 में आरवी जोशी द्वारा किया गया था। ठीक है। अच्छा, आदमगढ़ के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी है कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। बागोर के बाद में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से मिले हैं, कौन से स्थल से मिले हैं, और वहां पर बागोर ना हो, वहां पर आदमगढ़ हो, तो आपको आदमगढ़ टिक करना है। ठीक है। अगर आदमगढ़ नहीं है तो बागोर टिक करना है, अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों को टिक करना है, अगर दोनों में से एक पूछा जाए तो फिर आपको बागोर टिक करना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो बागोर के बाद में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ से गुफा चित्र के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं। 25,000 माइक्रोलिथ उपकरण, सूक्ष्म उपकरण यहाँ से मिलते हैं। 25,000 सूक्ष्म उपकरण, बहुत बड़ी संख्या होती है ये 25,000। ठीक है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहाँ से मिलते हैं आदमगढ़ से। भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा का जो चित्र है, ये हम पहले समझ चुके हैं कि भीमबेटका गुफा के प्रारंभिक चित्र किस काल से संबंधित है? तो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, इसके प्रारंभिक चित्र कौन से काल से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण काल से, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। ठीक, भीमबेटका गुफा से मध्यकाल से संबंधित भी चित्र मिले हैं। 10,000 साल पुराने गुफा चित्र के यहाँ से अवशेष मिलते हैं। क्वार्टजाइट के लघु पाषाण उपकरण भी यहाँ से हमको मिलते हैं भीमबेटका की गुफा से। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफा के चित्र कुछ इस प्रकार के हैं, जो कि आप यहाँ पर पिक में देख सकते हैं। तो हमने बागोर पढ़ लिया है, आदमगढ़ पढ़ लिया है, भीमबेटका पढ़ लिया है, तो इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। सारी चीज़ें नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। चौपानी मांडो की बात करें, चौपानी मांडो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। खोज 1967 में बी मिश्र ने की है। ठीक है, बी एन मिश्र अलग है, बी मिश्र अलग है। तो चौपानी मांडो की खोज बी मिश्र ने की है 1967 में। चौपानी मांडो से पुरापाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक के सभी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो से गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं अपने को, और दुनिया की प्राचीनतम मानव बस्ती यहीं पर विकसित हुई थी चौपानी मांडो में। ठीक है, तो इस प्रकार से अवशेष मिले हैं गोल जैसे। ठीक है, गोलाकार ये अवशेष। तो ऐसा यहाँ पर एक मतलब गेट है, दरवाजा है, तो ऐसा माना गया इतिहासकारों ने कि ये पहले झोपड़ी रही होगी। ठीक है, चूंकि ये ऊपर लकड़ी से निर्मित थी, तो लकड़ी वाला जो हिस्सा था वो तो अभी अस्तित्व में नहीं है, वो तो गल गया, सड़ गया। लेकिन ये जो नीचे ईंट पत्थर मिट्टी से बनाया गया था, ये ढांचा अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो गोलाकार झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य अपने को कहाँ से मिलते हैं? चौपानी मांडो से। प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य चौपानी मांडो से मिलते हैं। जंगली जानवरों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। चावल के दाने हमको यहाँ से मिले हैं चौपानी मांडो से। अगला जो स्थल है वो है लेखनिया। लेखनिया भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, और इसकी खोज वी डी मिश्र ने की है। खोज किसने की है? वी डी मिश्र ने की है। यहाँ से 17 नर कंकाल मिले हैं, तो इस प्रकार के यहाँ पर 17 नर कंकाल मिले हैं। तो चौपानी मांडो और लेखनिया दोनों कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। महादहा की बात करें तो महादहा ये भी उत्तर प्रदेश में है, और ये भी प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। खोज जी आर शर्मा, आर के वर्मा, बी डी मिश्र, 3 लोगों ने मिलकर के इसकी खोज की है। यहाँ से 35 घृत चूल्हे मिले हैं। ठीक है, मतलब 35 ऐसे चूल्हे मिले हैं जो मिट्टी को खोद करके बनाए गए थे। घृत चूल्हे मिले हैं। हड्डियों का कंठहार मिला है, हड्डियों का गले का आहार मिला है। हड्डियों का गले का हार यहाँ पर मिला है, और ये जो हड्डियों का हार मिला है, ये जो हिरण है, मृग है, उसके सींग से निर्मित छल्लों से ये बनाया गया था। ठीक,
बूचड़ खाने के साक्ष्य से महादाह से मिलते हैं। और बूचड़ खाने के साक्ष्य से हम पहले भी देख चुके हैं, बूचड़ खाने के साक्ष्य से हमको बागोर से भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कसाई खाना और बूचड़ खाना दोनों सेम ही होता है, एक ही होता है, बस नाम अलग अलग बोल दिया। तो कसाई खाने के साक्ष्य बागोर से भी मिलते हैं। कसाई खाने का साक्ष्य जो होता है वो महादाह से भी हमको मिलता है। स्थायी निवास के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं महादाह से। ठीक, युगल समाधि के साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिलते हैं? महादाह। तो स्थायी निवास के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? महादाह। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। युगल समाधि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? महादाह से। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो स्थल है वो है दमदमा। दमदमा भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से भी घृत चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से स्थल से मिले हैं? तो दमदमा आपको टिक करना है। अगर ये पूछा जाए कि युगल समाधि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं या निम्नलिखित में से कौन से स्थल से मिले हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन में दमदमा देखने को मिले, सॉरी, महादाह देखने को मिलेगा। तो युगल समाधि के साक्ष्य महादाह से 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से मिले हैं, वो स्थल है दमदमा। ठीक, हड्डियों से निर्मित उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो देखिए, उपकरण तो सभी जगह से मिले लगभग लगभग, लेकिन आपको याद रखना है कि जो यूनिक विशेषता है वो आपको याद रखनी है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सराय नाहर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। खोज केसी ओझा ने की है। केसी ओझा ने। यहाँ से 8 घृत चूल्हे मिले हैं। तो घृत चूल्हे देखिए बहुत जगह से मिल चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन सेट करता है कि निम्नलिखित में से किन किन स्थलों से, ठीक है, हड्डियों के हार मिले हैं, ठीक है, घृत चूल्हे मिले हैं। तो सभी को मिलाकर के वो कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, पर्टिकुलर नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस किस स्थल से घृत चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो सभी से मिले हैं लगभग लगभग, लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से नहीं मिले हैं। तो एक बार इनको क्या करना है, आपको ऐसे मतलब अलग से नोट्स बनाने हैं जहां पर आप लिखेंगे कि घृत चूल्हे के साक्ष्य। ठीक, और जहां जहां से मिले उन स्थलों को सारों को एक साथ लिख लेना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। घृत चूल्हे के साक्ष्य, हड्डियों के जो हार है उनके साक्ष्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तो सारी यूनिक ही होती हैं सारी विशेषताएं। ठीक, मृतक संस्कार विधि की 14 कब्रें यहाँ से प्राप्त हुई है सराय नाहर से। ठीक, हड्डियों से निर्मित उपकरण सेम चीजें हैं। अगला जो स्थल है वो है लंगनाज, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। गेंडे के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गेंडे के साक्ष्य प्राचीनतम गेंडे के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? लंगनाज से। शंख से निर्मित मन के यहाँ से मिले हैं, शंख। तो शंख से निर्मित मन के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? गुजरात के लंगनाज से। तो ये दोनों विशेषताएं अपने आप में यूनिक है, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। जो मध्य पाषाण काल है उसमें जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा था वो हमने देखा है। ठीक है, मानव कौन सी भूमिका में अपना जीवन निर्वाह कर रहा था वो हमने देख लिया है। मानव किस प्रकार के औजारों का उपकरण कर रहा था, किस प्रकार के जो औजार हैं उनका उपयोग कर रहा था, तो वो उपयोग हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम मध्य पाषाणकालीन स्थलों पर भी चर्चा कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट स्थल थे वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने मध्य पाषाण काल के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्य पाषाणकालीन जो मानव था उसकी जीवन शैली को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।